दोस्तों, ठीक 78 ईयर्स पहले 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टॉरपीडो बॉम्बर्स जो हैं वो अपनी रूटीन फ़्लाइट पे रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए जो है वो उड़ान भरते हैं। और इस फ़्लाइट्स को लैंड के एयरक्राफ्ट के मिशन को फ़्लाइट 19 का नाम दिया जाता है। इसको लीड करने वाले होते हैं लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर, जो कि एक वॉर वेटरन भी हैं। और उसके अलावा जब ये 3 घंटे का बेसिकली जो है वो ये मिशन होता है, जिसमें ये रूटीन की अपनी फ़्लाइट लेने निकलते हैं। और जब ये ईस्ट की तरफ टर्न करते हैं तो अलग-अलग ट्रांसमिशंस जो हैं वो सुनाई देती हैं। उसके बाद कंपास जब लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर अपना देखते हैं तो कंपास जो है वो उनका काम नहीं कर रहा होता। उसके बाद जब वो दूसरा कंपास अपनी पॉकेट से निकालते हैं तो वो कंपास भी फ़ेल हो जाता है। उसके बाद वो अपने जो है वो अदर जो उनके एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके पायलट से कहते हैं कि Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. और उसके बाद जब वो अपने पायलट से ये कमांड करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। वैसे तो मौसम बहुत साफ़ होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो सिचुएशन बहुत अजीब हो जाती है, जिसके बाद वो उनको ये लगता है कि वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, तो उनको ईस्ट की तरफ जो है वो टर्न लेना होगा, जिसकी वजह से वो अपने घर लौट सकेंगे, यानी कि फ्लोरिडा लौट सकेंगे। और वो सब पायलट्स को ये कमांड करते हैं कि ईस्ट की तरफ फ्लाई किया जाए। लेकिन जो दूसरे क्रू मेंबर्स होते हैं उनको ये लगता है कि वो ऑलरेडी जो है वो ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको जो है वो वेस्ट की तरफ टर्न करना होगा, जिससे वो फ्लोरिडा जा सकेंगे। तो वो ये कहते हैं कि वेस्ट की तरफ हमें फ्लाई करना चाहिए, और उनके उस वहाँ से दूसरा जो रेडियो ट्रांसमिशन आता है वो कुछ यूँ होता है। If we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. माना जाता है कि ये 370 किलोमीटर्स ईस्ट में थे फ्लोरिडा से। इसके बाद मौसम बहुत बिगड़ रहा होता है, सूरज ढल जाता है, अंधेरा छा जाता है, और ठीक 7:04 पे जो है वो आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर का आता है। Planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. बाद ये 5 के 5 टॉरपीडो बॉम्बर्स हमेशा के लिए जो है वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो यूएस नेवी का मरीनर एयरक्राफ्ट सर्च ऑपरेशन पे निकलता है, जिसके अंदर 13 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं। कुछ घंटों बाद खबर आती है कि ये मरीनर एयरक्राफ्ट भी सर्च ऑपरेशन जब करने निकला था तो वो भी गायब हो गया। पहले 14 क्रू मेंबर्स जो 5 टॉरपीडो बॉम्बर्स में से थे वो गायब, उसके बाद 13 क्रू मेंबर्स जो मरीनर में थे वो गायब, यानी कि टोटल 27 क्रू मेंबर्स गायब हो जाते हैं, और 6 बॉम्बर्स यानी कि 6 एयरक्राफ्ट गायब हो जाते हैं। बाद कई दिनों तक एक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, उस वक्त का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन, ये दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है, ना कोई एयरक्राफ्ट का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है जिससे पता चले कि ये कहाँ है। लेकिन एकदम सब कुछ गायब हो जाता है, और जिस जगह पे ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, आज उस जगह को हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. ट्रायंगल बताया जाता है समंदर का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहाँ पर 100 से ज़्यादा शिप्स और प्लेन जो हैं वो गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चल सकता। ये ऐसा एरिया है जो अमेरिका से में फ्लोरिडा से लेके प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बरमूडा कंट्री तक जो है वो एक ट्रायंगल सा एरिया बनता जाता है यहाँ पर, और तकरीबन ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है जहाँ पर ये लाया करता है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, इसको कई नाम दिए जा चुके हैं। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, द सरकासो ग्रेवयार्ड।
ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल नाम था, ये पहली बार एक्चुअली ये सिर्फ 1964 में इस्तेमाल किया गया। एक मैगज़ीन थी अरकोसी नाम से, विंसेंट एच गदीस नाम से एक आर्टिकल लिखा था 1964 में उस मैगज़ीन के अंदर, और उसका नाम टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। ये पहला जो है वो वक्त था जब बरमूडा ट्रायंगल का नाम इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल में उन्होंने कई जो डिसअपीयरेंसेस पिछले कई जो सालों में हुई थी उनको समराइज़ किया था और उनको लिंक करने की कोशिश करी गई थी, और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी थी कि कुछ तो है समुद्र के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिसअपीयरेंसेस जो हैं, जिस इंसिडेंट्स प्लेस आते हैं। लेकिन हालांकि उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन इसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस ज़माने की एक सबसे बड़ी पॉपुलर मिस्ट्री बन गई थी। इतनी पॉपुलर कि कई किताबें इस पे लिखी गईं, कई फ़िल्में इस पे लिखी गईं, कई गेम्स बनाए गए, कई कुछ गाने भी लिखे गए थे। अगर इंसिडेंट्स की बात करें तो एक और ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज़ को लेकर। यूएस नेवी का उस वक्त का बहुत बड़ा और सबसे तेज़ शिप्स जो इन्होंने बनाया था। अमेरिका की नेवी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट था, स्पेशली तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना स्टार्ट किया था। ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स के अंदर। वॉशिंगटन के अंदर के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज़ बाल्टीमोर, वहाँ से ये जहाज़ है वो रवाना हुआ ब्राज़ील की तरफ। लोगों के अलावा इस जहाज़ में 11,000 टन मैंगनीज़ भी था। ये रास्ता तय करने में तकरीबन 9 दिन के लिए का टाइम लगना था, जिसमें जब ये जो है वो सफ़र तय करना इसने शुरू किया तो इसकी तरफ से मैसेज आया कि ऑल वेल वेदर फेयर। लेकिन ये मैसेज आखिरी मैसेज था जो इस शिप की तरफ से आया। जब ये जो है वो जहाज़ अपने रास्ते निकला तो फिर उसके बाद कुछ पता ना चला, क्योंकि ये हमेशा के लिए गायब हो गया। अब कुछ इसका अता पता नहीं चला। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स जो थी, इतना बड़ा जहाज़ कैसे अचानक गायब हो सकता है। अगर हम ये वक्त हमें सुनने में, ये इंसिडेंट हमें सुनने में मिस्टीरियस लगता है, तो इससे ज़्यादा खौफनाक और डरावनी एक और स्टोरी है जो कि एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री है। साल 1881 210 फीट लंबा जहाज़ था एलन ऑस्टिन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बहुत आम बात है, उस टाइम बहुत से जहाज़ ऐसे सफ़र किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज़ दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में यह अनजान जहाज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था, कोई क्रू ही नहीं था, कोई लोग नहीं थे। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि ज़रा मैं इस जहाज़ में जाकर देखता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतज़ार किया उस जहाज़ के पास, अपने जहाज़ को लगा करके कोई हो तो कुछ पता लग जाए, लेकिन उसका कोई निशान दिख जाए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आ जाए। लेकिन 2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद कैप्टन ने उस शिप के अंदर कदम रखा, और उस जहाज़ में कदम रखने के बाद बहुत सारा सामान रखा था। जहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए थी वो सब मौजूद थे। उस वक्त लोगों को पायरेट्स का डर रहता था कि कहीं पायरेट्स हमला ना कर दें, जिसकी वजह से सामान छीन कर भाग जाएँ। लेकिन ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इस जहाज़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो भी सारी चीज़ें थी, जो वैल्यूएबल आइटम्स थे, गुड्स थे, वो सब अपनी जगह पे मौजूद थे। उस वक्त एलन ऑस्टिन कैप्टन जो है वो फ़ैसला लेते हैं कि वो कुछ क्रू मेंबर्स को जो है वहाँ भेजते हैं, और उसके बाद दोनों जहाज़ों को साथ ले जाकर लिया जाता है, अपनी लोकेशन पे ले जाएँगे। लेकिन कुछ 2 दिन तकरीबन जो है वो साथ चलते हैं, उसके बाद तूफ़ान आ जाता है, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और वो जहाज़ गायब हो जाता है। और फिर तूफ़ान थमने के बाद जो है वो एलन ऑस्टिन के कैप्टन जो है वो जहाज़ ढूँढते हैं, और फिर स्पाई ग्लास से उनको वो जहाज़ दिखता है। और फिर जब वो वहाँ जहाज़ पहुँचते हैं उस जहाज़ के पास, तो वहाँ फिर देखते हैं कि वहाँ पे कोई नाम और निशान किसी भी जो है वो बंदे किसी भी ज़ात का कुछ नहीं है, और जो उन्होंने क्रू मेंबर्स डाले थे उनका भी कुछ अता पता नहीं चलता। क्या हुआ उनके साथ कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जहाज़ वैसे का वैसे ही सही सलामत था। कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश करी कि अनजान जहाज़ को अपने साथ ले जाने की, लेकिन फिर कुछ और मेंबर्स जो है वो उस जहाज़ में भेजा, लेकिन फिर से 2 से 3 दिन के बाद सेम तूफ़ान आया और दोबारा से वही कहानी रिपीट हुई, और उसके बाद फिर से वो जहाज़ अलग हो गया, और जो नए क्रू मेंबर्स डाले थे वो फिर से गायब हो गए। और एलन ऑस्टिन का जहाज़ जब अपने वापस पहुँचा तो उसके ओनर उसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि उस जहाज़ को बेच डालते हैं।
जर्मन कंपनी को, और जर्मन कंपनी का नाम उसका रखती है, मेटा रख देती है। सही सुना आपने, बिल्कुल जो रीनेमिंग मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक की करी है मेटा में, उसी तरह से उस जहाज़ को भी रीनेम करके मेटा कर दिया जाता है ना? कितनी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी। लेकिन अफ़सोस दोस्तों, ये इंसिडेंट जो है सिर्फ एक मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ कहानी है, क्योंकि ये कहानी इतनी पुरानी है कि इसको सही से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। और जो कहानियाँ हिस्टोरिकली काफ़ी पॉपुलर होती हैं, जो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही होती हैं, उनको ढंग से वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है, उनका सच जानना बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबली वेरीफाई नहीं कर पाते। उनको कहानियों को हम कहते हैं लेजेंड्स या फिर अर्बन लेजेंड्स। और बहुत से रैशनल थिंकर्स का मानना है कि बर्मुदा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है, द लेजेंड ऑफ द बर्मुदा ट्रायंगल के घटनाओं के बारे में क्या कारण वजहें हैं, इसकी वजह से कोई थ्योरीज बनाई गई। कुछ लोग ब्लेम को एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस आकर इन जहाज़ों को, इन शिप्स को, प्लेन्स को अपने साथ उड़ाकर ले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पे जो है वो समंदर के नीचे बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है जो इन चीज़ों को गायब कर दिया हो। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर समंदर ही इस तरीके का है कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जहाज़ और समंदर जो है वो गिर जाते हैं। ये वाली थ्योरीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं और अजीब लगती हैं। हम उन थ्योरीज़ पे फोकस करेंगे जो थ्योरीज़ साइंटिफिकली कुछ सही भी लगती हैं। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि मैग्नेटिज़्म के एग्जांपल पे बात ये है कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो 2 अलग-अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं, तो वो आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ वो पॉइंट करता है, लेकिन जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है, वो थोड़ा-सा अलग होता है, उसे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि एक्चुअली में जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। तो आम तौर पे जब लोगों को कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने टाइम पे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो इस चीज़ों को अकाउंट में लेते हैं। लेकिन अर्थ पे कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, जो आप कंपास का इस्तेमाल करोगे, आपको जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल सेम जगहों पे देखने को मिलेंगे। ऐसी जगहें जिन पे ऐसा होता है, उनको कहा जाता है एगोनिक लाइन्स। वैसे तो ये एगोनिक लाइन्स टाइम के साथ-साथ बदलती रहती हैं, लेकिन 200-300 सालों से में 0 डिग्री की जो लाइन है, वो बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया के आस-पास ही रही है या तो अंदर ही है। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है बेसिकली। और दूसरी ख़ास चीज़ ये है इस एरिया के बारे में कि बर्मुदा ट्रायंगल का जो एरिया है, ये बहुत शैलो एरिया है। ये आप सैटेलाइट की नक्शे से देखेंगे तो ये आपको आइडिया होगा कि बाहामास है, कैरिबियन आइलैंड्स हैं, इसके आसपास का टर्कोइज़ कलर का एरिया है। ये वो एरिया है जहाँ पर आप आराम से फ्लोट कर सकते हो, यानी कि ये ज़्यादा गहरा नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा गहरा समंदर है वो डार्क ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, सैटेलाइट के अंदर अलग से पता चलता है जब, क्योंकि ज़्यादा गहरा एरिया है। इसीलिए ज़्यादा कहा जाता है कि पुराने टाइम में जो ज़्यादातर जहाज़ वो यहाँ पर आते थे, वो अटक जाते थे इस शैलो वाटर की वजह से, क्योंकि हिडन शोल्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे समुद्र के नीचे जहाँ पे मिट्टी थोड़ी ज़्यादा उभर कर आ रही होती थी और बाहर से दिखते नहीं थे, इसलिए जहाज़ जब उनमें आते थे, वो फँस जाते थे। तीसरी ख़ास बात ये है इस एरिया में कि हरिकेन्स की जो वो है, वो काफ़ी इंक्रीज़ है कि हरिकेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप देखोगे कहाँ पे कौन से ज़्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं, तो वो पहला चाइना है, दूसरा यूएसए है, तीसरा क्यूबा है। क्यूबा इस एरिया में लाया था। यूएसए में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स कौन से स्टेट में आते हैं, तो वो फ्लोरिडा में आते हैं। फ्लोरिडा जो इसी एरिया में ही है। तो हरिकेन्स और वाटर क्लाउड्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं समंदर को लेकर जहाँ पे बड़ी फील्ड्स पाई जाती हैं मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, जहाँ उन्होंने देखा जहाँ पे मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में, तो मीथेन में पानी की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और जो बुओयेंसी होती है जहाज़ की, वो जो है वो नहीं बैलेंस हो पाती है और जहाज़ जो है वो डूब हो जाता है। ये वही बात हो गई कि जहाँ पर नमक ज़्यादा होता है डेंसिटी पानी में, तो डेंसिटी बढ़ जाती है और फ्लोट करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि डेड सी के अंदर जहाँ पर आप अगर डेड मर जाते हो या डूब जाते हो, तो आप वहाँ पे फ्लोट करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी की जो पानी की जो डेंसिटी वो ज़्यादा होती है। यही चीज़ रिवर्स हो रही है यहाँ पे अगर मीथेन पानी के अंदर मौजूद है। ये हाइपोथेसाइज़ किया गया है कि अगर मीथेन की इरप्शन ज़्यादा है, तो वोल्केनोज़ इरप्ट होते हैं वाटर के अंदर, और अगर वो इरप्शन जो है अगर वो ऐसी जगह हो रही हो जहाँ से शिप गुज़र रहा हो, तो वो फिर शिप को नुकसान पहुँचाते हैं और शिप जो है वो फिर डूब जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो शिप का कुछ पता नहीं चलेगा किसी को भी, और वो शिप जो है कंप्लीटली गायब हो जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली में वो जितनी भी डिस्टर्बेंसेस हुई हैं बर्मुदा ट्रायंगल को लेकर, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि कोई भी एग्जैक्ट इंसिडेंट जो है वो मीथेन की वजह से हुई हो। ये बस एक साइंटिफिक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है और होती है,
लेकिन एक्चुअली में इसकी वजह से कोई जहाज़ गायब हुआ ऐसा कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। 5वीं एक्सप्लेनेशन ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है एक, ह्यूमन साइकोलॉजी को नाम दिया जाता है बार्डर-माइनहोफ इफ़ेक्ट या फिर फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। बार्डर-माइनहोफ इफ़ेक्ट या फिर फ्रीक्वेंसी इल्यूजन जो है, ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि जब हम चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो हमें चीज़ें ज़्यादा दिखने लगती हैं। यानी कि ये अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है और उसके कुछ टाइम बाद अगर आप बाहर निकल रहे हो तो वो गाड़ी आप जो है वो नोटिस करोगे कि आपके कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। कहीं भी अगर आप जाओगे तो वो आपको ज़्यादा नोटिस करने लगोगे। जो गाड़ी आपने ली है वो ज़्यादा आपको दिखने लगती है। तो आप ये सोचोगे कि अगर वो गाड़ी आपने जो खरीदी है वो ज़्यादा दिखने लगी है, इसका मतलब आप ये समझोगे कि वो गाड़ी और लोगों ने खरीदना शुरू कर दी। लेकिन असल में उस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है। असल में होता ये है कि वो गाड़ी पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है, लेकिन चूँकि आपने ये गाड़ी खरीदी है तो ज़ाहिर है कि वो गाड़ी आपको अब ज़्यादा आप नोटिस करने लगे हो उसको। ये चीज़ बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी की जाती है कि ये बात सच ज़रूर है कि बहुत बड़े-बड़े जहाज़ और प्लेन्स गायब हो गए बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश करी हो तो ऐसे दुनिया के कई समुद्र के एरियाज़ हैं जहाँ पर ऐसे ही जहाज़ और प्लेन्स और शिप्स गायब हो चुके हैं, जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल नहीं मौजूद है। इसका बड़ा रीसेंट एग्ज़ाम्पल हो सकता है मलेशियन एयरलाइंस जो MH370 बरमूडा ट्रायंगल में गायब नहीं हुई थी। MH370 की मिस्ट्री के ऊपर भी इंशाल्लाह जल्द वीडियो आने वाली है। में बात ये है क्योंकि लोगों ने जब बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना, तो जो भी डिसअपीयरेंस हुई, जो भी ऐसी इंसिडेंट्स हुए, लोगों ने तब ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया उन इंसिडेंट्स के बारे में जो बरमूडा ट्रायंगल के में हो रही थी, और जो बरमूडा ट्रायंगल के बाहर हो रही थी उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जर्नलिस्ट लैरी कुश जिन्होंने किताब लिखी द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व, वो भी इसी सॉल्यूशन पे निकल कर आए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कई ऐसी इंसिडेंट्स थे जो एक्चुअली में हुई थी, लेकिन टाइम के साथ-साथ जब बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री बहुत बड़ी मिस्ट्री बनती गई, तो अब कुछ लोगों ने अपनी कहानियाँ क्रिएट करनी शुरू कर दी, जिनसे मिस्ट्री मॉन्गरिंग हुई और कुछ कहानियाँ बिल्कुल ही बकवास थी, असली में कभी हुई नहीं। एलन ऑस्टिन की जो कहानी आपको मैंने बताई, वो ऐसी ही कहानी बताया जाता है। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि जो जहाज़ जो बरमूडा ट्रायंगल में गायब होते हैं, जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हमें बरमूडा ट्रायंगल में देखने को मिलती हैं, उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हों बरमूडा ट्रायंगल में, बाकी किसी और समुद्र के एरिया में। ऐसा कुछ भी नहीं है। उतनी ही मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हमें बाकी समुद्र के एरियाज़ में भी देखने को मिलती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का ये तक कहना है कि does not recognize the existence of so-called Bermuda Triangle as a geographic area of a specific hazard for ships or planes। यानी कि यूएसए के कोस्ट गार्ड जैसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये कोई हानिकारक या खतरनाक एरिया है बरमूडा ट्रायंगल। The fact that the area within the Bermuda Triangle is heavily trafficked could account for some of the mysteries। यानी कि जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है, यानी जहाज़ों का, प्लेन्स का, शिप्स का, इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं। That the fact within the Bermuda Triangle is often swept by hurricanes in the presence of Gulf Stream, it is not hard to see white ships occasionally sink। इसका मतलब अगर आप ये भी बात करें कि इसमें ज़्यादा हरिकेन्स होते हैं, हरिकेन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ का पानी ज़्यादा शैलो है, तो आपको सीधा-सीधा बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को जवाब मिल जाएगा। वैसे ज़्यादा हरिकेन्स के बावजूद भी WWF ने भी अपनी डिटेल स्टडी कंडक्ट करी थी, वर्ल्ड्स मोस्ट 10 डेंजरस बॉडीज़ ऑफ द वाटर फॉर शिपिंग। तो उन टॉप 10 डेंजरस बॉडीज़ के अंदर भी बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता तक नहीं था। तो सिंपली अगर कहें कि इन सारी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का बरमूडा ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको वाकई पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।